प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। कल हम लोग एक अध्यापक के लिए बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, बालक के रुचियों, बालक की योग्यताओं, बालक की क्षमताओं की जानकारी उसके लिए क्यों आवश्यक है, इसके संबंध में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने संरचनावाद के संबंध में चर्चा किया था। हम लोग इस पे चर्चा किए हैं कि मनोविज्ञान के कई संप्रदाय हैं और सभी संप्रदायों का उद्देश्य एक है कि बालक का विकास कैसे हो, बालक का डेवलपमेंट कैसे होता है, किन विधियों का प्रयोग करके, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालक का विकास किया जा सकता है, जो अध्यापकों को बताया जाए। लेकिन हर जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने विधियों को अच्छा बताते हैं। यद्यपि इसके पहले हम लोग तमाम विधियों के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। जैसे अभी हमने कल जो चर्चा किया संरचनावाद के संबंध में, तो संरचनावादियों के अनुसार जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी हैं। यानी ऐसा लगता है कि संरचनावादी रसायन शास्त्र में रासायनिक यौगिकों को रासायनिक तत्वों में विभक्त करके अध्ययन करने की प्रक्रिया से प्रभावित थे। जबकि वहीं अगर प्रकारवाद को आप देखें तो जो प्रकारवाद के जो जनक माने जाते हैं वो एक तरह से जनक कह लीजिए या प्रकारवाद के प्रमुख विचारक कह लीजिए, वो जॉन डीबी को माना जाता है। तो प्रकारवादी संरचनावाद के जो मन के संबंध में उनका विचार था, तो वो कहते हैं प्रकारवादी कि संरचनावाद मन के संबंध में, मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रकृति को अपनाया है। तो मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि अनुभवों को तत्वों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जितना आप इसको विस्तारित करेंगे उसी हिसाब से आप बालक की मनोदशा को जान पाएंगे। प्रकारवादियों के अनुसार मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना इसकी क्रियाओं तथा कार्यों को जानना आवश्यक है। यानी जो संरचनावादी हैं वह कहते हैं कि जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी हैं। जबकि प्रकारवादियों का विचार ये है कि मन की संरचना को जानना उतना आवश्यक नहीं है जितना इसकी क्रियाओं तथा कार्यों को जानना आवश्यक है। इन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा ये जानने का प्रयास किया है कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभवों का किस प्रकार के उपयोग करता है, यानी मानसिक अनुभवों को कैसे उपयोग करके वो समायोजन स्थापित करता है। इसमें जो प्रमुख इसके समर्थक रहे हैं उसमें आप अगर देखें तो प्रकारवादियों का जो है वास्तव में मानना, वस्तुतः अगर देखें तो ये माना जाता है कि ये मुख्य बल अधिगम प्रक्रिया पर इनका केंद्रित था, कि अधिगम कैसे होता है। जैसे टीचिंग एंड लर्निंग एक पेपर है, तो टीचिंग लर्निंग का क्या अर्थ है, शिक्षण और अधिगम। शिक्षण हो रहा है अगर और अधिगम नहीं हो रहा, यानी बालक सीख नहीं पा रहा है, तो शिक्षण का कोई मतलब नहीं है। तो इनका जो प्रकारवादियों का मानना था वो केवल ये मानते थे कि मुख्य रूप से इनका बल अधिगम तथा अधिगम केंद्रित था, यानी अधिगम प्रक्रिया तक ही केंद्रित था। जॉन डीबी प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। और भी जैसे थॉर्नडाइक हैं या जो है जे.एन. कैटिल हैं या आर.एस. वुडवर्थ हैं, ये लोग भी इसको मानने वाले थे। तो अगर हम आप ये देखते हैं तो कहने का आशय यहाँ ये है कि निसंदेह मनोविज्ञान के प्रकारवादी संप्रदाय को संरचनावादी संप्रदाय की अपेक्षा अधिक नैतिक तथा उपयोगी स्वीकार किया जाता है। इस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम विधियाँ तथा मापन प्रक्रिया की कार्य क्षमता पर बल दिया गया है।
प्रश्नावली, सूची तथा मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण वास्तव में प्रकार्यवाद की देन है। अब प्रकार्यवाद के भी विरोध में एक दूसरा जो संप्रदाय चला कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिणत करने का कार्य किया कि मनोविज्ञान एक न मन का विज्ञान है, न आत्मा का विज्ञान, बल्कि व्यवहार का विज्ञान है। आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जा रहा है, क्योंकि व्यवहार में कैसे परिवर्तन किया जाए, जब व्यवहार का विज्ञान इसको स्वीकार किया जाता है तो व्यवहारवादी क्या मानते हैं, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी क्या विचारधारा है। तो व्यवहार की विचारधारा को मानने के कारण इस समूह के मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है। व्यवहारवादी एक ओर जहाँ संरचना तथा प्रकार के कट्टर विरोधी थे, वहीं वह अंतर्दर्शन तथा चेतना के प्रत्यय की भी व्यवहारिक उपयोगिता को जरा भी स्वीकार नहीं करते हैं, एकदम स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने केवल प्रत्यक्ष रूप से महसूस करने योग्य जो चीज़ें हैं, जो मापने योग्य हैं, जिनका मापन हो सकता है, जिनका मूल्यांकन हो सकता है, जिनको हम प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उन्हीं पर उन्होंने बल दिया और उन्हीं को स्वीकार करते हैं। उनका मानना केवल इतना है कि मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया उन्होंने। वस्तुतः व्यवहारवाद वस्तुतः जीव विज्ञान की विधियों एवं रूसी मनोवैज्ञानिक इयन पावलोव के जो अध्ययन परिणामों से प्रेरित था। जैसे पावलोव ने जो अपना अध्ययन किया उससे संबंधित था। तो यद्यपि वाटसन के व्यवहारवाद की बाद में काफ़ी आलोचना हुई, फिर भी उसकी जो व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ विधा है उसको लोगों ने सराहा भी। तो व्यवहारवादियों ने वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्ण रूपेण नकारते हुए वातावरण के महत्व को स्वीकार किया। वातावरण के विशेष महत्व को स्वीकार करते हुए ये माना कि अधिगम, अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर जोर देना व्यवहारवादियों के लिए एक प्रमुख विशेषता थी। तो शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में व्यवहारवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। जो व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिकवादी, यांत्रिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप देकर नए युग का सूत्रपात किया। और यह अध्यापकों को जानना चाहिए, बीएड के विद्यार्थियों को जानना चाहिए। यही लोग जो बीएड के विद्यार्थी हैं ये समझते ही नहीं है कि साइकोलॉजी है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी विचारधाराएँ हैं। उन विचारधाराओं को समझ जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में इनकी जानकारी विस्तृत हो जाएगी और ये बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। हम यहीं से अपनी बात को समाप्त करते हैं और कल हम समग्र वाद पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।